हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैरिज और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव समझे थे, मैरिज का क्या ऑब्जेक्टिव है, और हमने हिदाया जो उसने कही थी उसकी जो कंडीशन थी उसके बारे में समझा था। और हमने अपने सेकंड पार्ट की मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ में समझा था, सेकंड पार्ट की वीडियो में, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, नहीं नहीं, वो हमने पार्ट फर्स्ट में समझा था नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज का। ठीक है, और हमने पार्ट सेकंड की वीडियो में समझा था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको देख लेना आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन के ऑप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पार्ट सेकंड में भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज कंप्लीट होता है। तो ये अब ये आज का हमारा वीडियो है पार्ट थर्ड के ऊपर। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो आज हम काइंड समझेंगे मुस्लिम मैरिज का कि मतलब कितने काइंड है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये सभी काइंड्स हैं। ठीक है, सुन्नी लॉ के अलग है और शिया लॉ के अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द मैरिज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वैलिड मैरिज को सही कहेंगे इन इसके मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज में। ठीक है, और वॉइड मैरिज को बाटिल भी कहते हैं इसको, ये एक उर्दू लैंग्वेज है इनकी। ठीक है, और इरेगुलर मैरिज होती है जिसको फासिद कहते हैं। अंडर दी सुन्नी लॉ में ये 3 तरह के होते हैं काइंड्स। और अंडर शिया लॉ द इरेगुलर मैरिज आर नॉट रिकॉग्नाइज मैरिज अकॉर्डिंग टू शिया लॉ। ठीक है, तो अंडर शिया लॉ में 3 तरह के होते हैं, वैलिड मैरिज जिसको सही भी कहते हैं, वॉइड मैरिज जिसको बाटिल कहते हैं, और टेम्परेरी जिसको म्यूटा मैरिज कहते हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पर मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती है। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं हम इसको 4 पॉइंट में समझेंगे, जिससे हमको ये बार बार हमको वैलिड मैरिज, जिस तरह से हम सुन्नी लॉ का वैलिड मैरिज समझेंगे, फिर उसके बाद शिया लॉ का वैलिड, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, जो वैलिड मैरिज है सुन्नी लॉ का और जो वैलिड मैरिज है शिया लॉ का, दोनों का एक ही पॉइंट में आपको बता दूंगा मैं। और जो वॉइड मैरिज है अंडर दी सुन्नी लॉ और जो वॉइड मैरिज है शिया लॉ, इसको भी एक ही पॉइंट में बता दूंगा। और जो रेगुलर मैरिज है अंडर दी सुन्नी लॉ का, इसका अलग पॉइंट होगा। टेम्परेरी म्यूटा मैरिज का ये इसका अलग पॉइंट होगा। तो ये 4 पॉइंट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला पॉइंट है वैलिड मैरिज अंडर दी सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ। ए मैरिज विच इज नैदर वॉइड नॉट इनवैलिड इज वैलिड मैरिज। देखिए, जो वैलिड मैरिज होती है वो ना ही वॉइड होती है और ना ही वो इनवैलिड होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए मैरिज विच कन्फर्म्स इन ऑल एस्पेक्ट विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मैरिज। जो इसमें जो ये मैरिज होती है ये एक लीगल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये लीगली वैलिड होती है मैरिज। ए मैरिज इज वैलिड व्हेन, मतलब कि वैलिड मैरिज कब होएगी, मतलब कब वैलिड मानी जाएगी मैरिज। तो इसमें कुछ टर्म्स या कंडीशन है, ये 4 पॉइंट है इसमें, इसको देखते हैं। देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है। मैंने आपको इसेंशियल एलिमेंट्स की वीडियो में बताया था, जो मैरिज का इसेंशियल एलिमेंट्स थे उसमें भी आता हमारा टॉपिक प्रपोजल मतलब कि इजाब, और एक्सेप्टेंस मतलब कि कबूल। ठीक है, तो ये होना चाहिए मैरिज में। ठीक है, तब जाकर वो वैलिड होएगी मैरिज। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। कंसेंट ऑफ द फ्री, मतलब कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की। ठीक है, दोनों तरफ से, बॉय एंड गर्ल की। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एट फर्स्ट मीटिंग, मतलब कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है इनकी फर्स्ट प्लेस पर, तो फिर वहाँ पर उनका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लिया होना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में ही, तब जाकर वो वैलिड मैरिज होगी। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, साउंड माइंड, मेजोरिटी एज, कैपेबल टू गिव कंसेंट। जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए फॉर कॉन्ट्रैक्ट दी मैरिज। ठीक है, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, किस कैसे, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजोरिटी एज होनी चाहिए। मेजोरिटी एज मैंने आपको पहले भी बताया था, अंडर द मुस्लिम लॉ में कहा जाता है प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज कितनी होती है यार, 15 साल तक। ठीक है, 15 ईयर्स। कैपेबल टू गिव कंसेंट, मतलब कैपेबल होना चाहिए कि कंसेंट दे सके वो। ठीक है, तो ये कुछ तरह ये थे हमारे अंडर द शिया लॉ और सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग जो वैलिड मैरिज है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा वॉइड मैरिज, जो अंडर द सुन्नी लॉ और शिया लॉ दोनों का सेम ही है। ए मैरिज विच हैज़ नो लीगल एस्पेक्ट और विच इज़ अनलॉफुल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ इज़ ए वॉइड मैरिज। मतलब कि जो ये मैरिज होती है वॉइड मैरिज, ये इसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लीगली ये अनलॉफुल होती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। Like a marriage which is contracted by parties suffering from absolute incapacity, that is prohibition on the ground of consanguinity, affinity, etc. मतलब कि जो मैरिज है, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सफरिंग होती है किससे, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, मतलब जो हमने अपनी
वीडियो में देखा था, पार्ट फर्स्ट की वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट्स के मैरिज, नहीं पार्ट सेकंड में देखा था हमने, उसको देख लेना आप जाके। पार्ट सेकंड में देखा था हमने जो मुस्लिम मैरिज था, उसके अंदर हमने समझा था कि जो प्रोहिबिशन होते हैं कॉन्सैंग्युनिटी के बेसिस पर, एफिनिटी के बेसिस पर, जो प्रोहिबिटेड डिग्री होती है उनमें वो मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी यही है, अगर वो मैरिज करते हैं कॉन्सैंग्युनिटी के बेसिस पर, एफिनिटी के बेसिस पर, ठीक है, और फोस्टेज के बेसिस पर वे मैरिज करते हैं, तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, जो क्लोज रिलेशन में होते हैं। अंडर शिया लॉ फॉलोइंग मैरिज आर वॉइड। जो ये तो हमारा सुन्नी लॉ का हो गया, और ये इसके वॉइड मैरिज में आता है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं अंडर द शिया लॉ, इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो वॉइड मानी जाएगी मैरिज को। मैरिज इन वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, जो एब्सोल्यूटली प्रोहिबिट होते हैं, ठीक है, वो वायलेशन करते हैं तो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। मैरिज विद वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर मैरिज किसी अनदर पर्सन की वाइफ से की जाती है तो भी वॉइड मानी जाएगी। री मैरिज विद वंस ऑन डाइवोर्स्ड वाइफ, अगर वो री मैरिज करते हैं अंडर दी शिया लॉ, री मैरिज करना चाहते हैं डाइवोर्स के बाद में, तो फिर से री मैरिज करेंगे तो फिर वो अंडर दी शिया लॉ में वो वॉइड मानी जाएगी। ये सुन्नी लॉ में नहीं होगा ऐसा, ठीक है, वहाँ पर कर सकते हैं। मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मतलब कि अंडर दी मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है कि फोर्थ वाइफ तक हो सकते हैं, फोर्थ वाइफ तक आप वाइफ रख सकते हैं, फिफ्थ वाइफ नहीं होनी चाहिए। तो अंडर दी शिया लॉ में ये कहा गया है कि यहाँ पर ये वॉइड मानी जाएगी। मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम्स, अगर किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज की जाती है तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, मतलब कि अगर मैरिज की जाती है ड्यूरिंग द तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज, ठीक है, अगर कोई हज पर जाता है, ठीक है, सऊदी अरब में जाता है मतलब कि हज की यात्रा के लिए, तो फिर वो भी उसके दौरान अगर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। मैरिज विद द वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, अगर वुमेन इद्दत पीरियड के अंडर किसी से मैरिज करती है या कोई उससे मैरिज करता है तो फिर वो भी अंडर द शिया लॉ में ये वॉइड मानी जाएगी मैरिज। ठीक है, तो ये हमारा वॉइड का कॉन्सेप्ट हो गया अंडर द शिया लॉ और सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं, इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज मैंने आपको बताया था ये सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग होता है सिर्फ, ठीक है, ये शिया लॉ में नहीं होता है। ठीक है, हमने पॉइंट में देखा था इर्रेगुलर मैरिज कहाँ पर था, दिखा देता हूँ। देखिए इर्रेगुलर मैरिज यहीं पे है, फासिद जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इर्रेगुलर मैरिज को समझते हैं अंडर दी सुन्नी लॉ। सम ग्राउंड्स विच मेक द मैरिज इर्रेगुलर आर एज, मतलब कि इसमें कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जो मैरिज इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब कि वो वैलिड भी हो सकती है, वो वॉइड भी हो सकती है। ठीक है, अंडर दी सुन्नी लॉ। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेसेस, अगर सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है विदाउट विटनेस तो फिर वो इर्रेगुलर होगी, मतलब कि वो वॉइड भी हो सकती है और वो वैलिड भी हो सकती है। ठीक है, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, अगर मैरिज की जाती है किसी फिफ्थ वाइफ से, उसकी 4 वाइफ थी, उसने 5वीं वाइफ से भी शादी कर ली तो फिर वो इर्रेगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइड नहीं मानी जाएगी वो। मैरिज विद द वुमेन हु इज़ इन नॉन स्क्रिप्चुअल, मतलब कि अगर मैरिज की जाती है किसी वुमेन से नॉन स्क्रिप्चुअल है, जो इद्दत आइडोलेटनेस है या फिर फायर वर्शिपर है, जो मतलब कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है, उससे शादी की जाती है तो वो इरेगुलर होगी मैरिज अंडर दी सुन्नी लॉ। मैरिज बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, अगर किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा की जाती है मैरिज, ठीक है, अनऑथोराइज्ड दोज मैरिज विच आर इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ आर वॉइड एंड अंडर शिया लॉ। जो अब ये मैंने अभी आपको बताया इरेगुलर मैरिज की ग्राउंड्स, ये अगर अंडर दी सुन्नी लॉ में ये इरेगुलर है तो वो अंडर दी शिया लॉ में क्या होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है, अगर सुन्नी लॉ में इरेगुलर है तो ये सभी पॉइंट हो गए शिया लॉ में वॉइड। हाउएवर अंडर शिया लॉ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस इज वैलिड, इट इज़ नॉट वॉइड। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि इरेगुलर मैरिज में कि अगर विदाउट विटनेस से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मैरिज का तो वो क्या होगा, इरेगुलर। लेकिन अगर शिया लॉ के अकॉर्डिंग चले तो शिया लॉ में ये कहा गया है कि अगर विदाउट विटनेस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मैरिज का तो वो वैलिड होगा, इट इज़ नॉट वॉइड। ठीक है, तो ये इरेगुलर मैरिज का भी हमारा हो गया अंडर दी सुन्नी लॉ में। तो अब हम फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, म्यूटा मैरिज। म्यूटा मैरिज आती है किसके अकॉर्डिंग, शिया लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, शिया लॉ में पॉइंट था, हमने देखा था ऊपर। तो म्यूटा मैरिज का मतलब क्या है, दिस मैरिज इज सर्टिफाइड आउट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड, मतलब कि जो म्यूटा मैरिज है इसका मतलब है कि वो जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर टाइम फिक्स किया जाता है कितने टाइम तक तुम मतलब कि ये मैरिज रहेगी, उसके बाद ही डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ लेजिटिमेट इन शिया मुस्लिम ओनली, मतलब कि ओनली शिया मुस्लिम्स में ही है। ठीक है, ये सुन्नी लॉ में नहीं है।
शिया मुस्लिम्स में कॉन्ट्रैक्ट म्यूटा मैरिज विद द मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज बट नॉट विद एनी फॉलोवर ऑफ एनी अदर रिलीजन। जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो म्यूटा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किस किस से कर सकते हैं, मुस्लिम से कर सकते हैं, क्रिश्चियन से कर सकते हैं, ज्यूज से कर सकते हैं, लेकिन वो किसी अदर रिलीजन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं म्यूटा मैरिज का। ठीक है। द टर्म म्यूटा इम्प्लाइड एम्प्लॉयमेंट और यूज इंजॉयमेंट, यहाँ पर इंजॉयमेंट था। ठीक है। द टर्म म्यूटा इम्प्लाइड इंजॉयमेंट और यूज, मतलब कि जो म्यूटा मैरिज की जाती है वो इंजॉयमेंट और यूज के लिए की जाती है, मतलब इंजॉयमेंट पर्पज के लिए। ठीक है। इट मे ऑल्सो बी रेंडर्ड एज अ मैरिज बाय प्लीजर, इट में भी मतलब कि प्लीजर पर्पज के लिए है। ठीक है। म्यूटा मैरिज विद द हिंदू वुमेन इज वॉइड, मतलब कि अगर म्यूटा मैरिज किसी हिंदू वुमेन से की जाती है तो वो वॉइड होगी मैरिज। ठीक है। तो अब हम केस लॉ में चलते हैं। इसके केस थे दो, इस दो केस को समझते हैं। गजनपुर अली वर्सेस कानिज फातिमा। इसमें कहा गया है कि द लॉर्डशिप ऑफ द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट वेयर अ वुमन इज प्रोस्टिट्यूट कोहैबिटेशन कैन नेवर गिव राइज टू द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, मतलब कि जो प्रिवी काउंसिल ने उसने हेल्ड किया था अगर वुमेन प्रोस्टिट्यूट है और कोहैबिटेशन करती है तो वो प्रिजम्पशन नहीं, मतलब उसको प्रिजम्पशन नहीं दी जाएगी कि वो मैरिज है। ठीक है। कैन नेवर गिव राइट टू द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, तो इसमें केस में यही था। और सेकंड केस में कहा है कि शहजादा कारूम वर्सेस फाकिर जहान। इस केस में यह था कि इन दिस केस इट वाज सेड दैट वेयर अ म्यूटा इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड ए निकाह परमानेंट, मतलब कि जो परमानेंट मैरिज है विल रिजल्ट, मतलब कि अगर म्यूटा मैरिज की जाती है तो उसमें तो टाइम फिक्स किया जाता है, अगर म्यूटा मैरिज नहीं की जाती है तो उसके अंदर टाइम फिक्स नहीं होता। तो इसमें यही कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया मैरिज का तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि किस कब तक ये मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी तो इसका मतलब वो परमानेंट मैरिज है, वो म्यूटा मैरिज नहीं है। तो इस केस में यही था। ठीक है। तो हमारा ये 4 पॉइंट हो गए हैं अंडर द शिया लॉ और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब हम अपने डिफरेंस को समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन निकाह एंड म्यूटा। ठीक है। ये छोटा सा ये, इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी म्यूटा और निकाह के बीच में क्या डिफरेंस है। निकाह इज ए परमानेंट मैरिज विच मे बी डिसॉल्व बाय डाइवोर्स और डेथ, मतलब कि जो निकाह है वो एक परमानेंट मैरिज है, वो डिसॉल्व की जाती है बाय डाइवोर्स और डेथ। अगर इधर पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो मैरिज डिसॉल्व होगी। म्यूटा मैरिज कौन सा है? म्यूटा इज ए टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टर्मिनेट्स इप्सो फैक्टो विद एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है म्यूटा मैरिज का वो टेम्परेरी पीरियड के लिए किया जाता है, तो वो इप्सो फैक्टो होगा, मतलब कि तब कब होगा जब उसकी एक्सपायरी निकल जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई थी कब तक वैलिड रहेगी मैरिज। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, निकाह इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ द सेक्ट्स, मतलब कि जो निकाह है वो रिकॉग्नाइज है बोथ द सेक्ट्स, दोनों ओर से। ठीक है, दोनों सेक्ट्स की तरफ से। लेकिन म्यूटा मैरिज इज रिकॉग्नाइज ओनली इन द शिया स्कूल, मतलब कि जो म्यूटा मैरिज है वो रिकॉग्नाइज है ओनली इन द शिया स्कूल, ओनली शिया स्कूल में ही है ये म्यूटा मैरिज जो रिकॉग्नाइज्ड है। थर्ड पॉइंट है डाइवोर्स इज फुल्ली रिकॉग्नाइज इन निकाह, जो डाइवोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड है इन निकाह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही परमानेंट मैरिज होती है, इसको डिसॉल्व ओनली बाय डाइवोर्स और बाय डेथ किया जाता है, जैसे हमने ऊपर पहले पॉइंट पे पढ़ा था। और म्यूटा मैरिज के अकॉर्डिंग डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज इन म्यूटा मैरिज, मतलब कि जो डाइवोर्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं है म्यूटा मैरिज में, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था पहले पॉइंट में कि यहाँ पर टाइम फिक्स किया जाता है, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही वो मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, इन निकाह वाइफ गेट्स फुल डावर, मतलब कि निकाह में जो निकाह किया जाता है वो वाइफ एंटाइटल होती है कि वो फुल डावर ले अपना, लेकिन अंडर द म्यूटा मैरिज इफ इट इज अनकंज्यूमेटेड द वाइफ इज एंटाइटल टू द ओनली हाफ ऑफ द डावर। अगर म्यूटा मैरिज के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो जो वाइफ है वो एंटाइटल रहेगी हाफ डावर के, मतलब कि हाफ टावर ले सकते हैं कब, अगर उसने कंज्यूमेट नहीं किया अपनी मैरिज को। ठीक है, अनकंज्यूमेटेड है अगर वो मैरिज, तो वाइफ एंटाइटल्ड है कि वो 1/2 ऑफ द टावर ले सकती है, ओनली हाफ डावर। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, इन निकाह वाइफ इज एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस, निकाह में है कि वाइफ एंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, लेकिन म्यूटा मैरिज के अकॉर्डिंग म्यूटा वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस, मतलब कि म्यूटा मैरिज में ये नहीं है कि वाइफ एंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस ले सके। सिक्स पॉइंट में यह है कि निकाह डज क्रिएट सर्टेन लाइबिलिटीज, निकाह में जो निकाह किया जाता है उसमें सर्टेन लाइबिलिटीज दी होती है जिसको फुलफिल करनी होती है दोनों पार्टीज को। ठीक है,
म्यूटा मैरिज में है कि यहाँ पर कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है म्यूटा मैरिज का, उसमें अगर स्पेसिफाई किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ ये कंडीशन है, तो फिर वो फुलफिल होगी, ठीक है, वो लायबिलिटीज रहेगी। तो ये था इसमें डिफरेंस बिटवीन निकाह एंड म्यूटा, ठीक है। इसमें हमने इसके काइंड्स को भी समझ लिया, काइंड्स ऑफ मैरिज के टॉपिक को। तो यहीं पर हमारा वीडियो कंक्लूड होता है। ये हमारा मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ का 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया वीडियो, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए, सभी पार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करिए और उसमें सभी जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।